हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करते हैं अपन आरओ और एआरओ की क्लासेस, जिसमें अपन ने पिछले वीडियोस में फंडामेंटल राइट्स का पहला पार्ट खत्म किया था। यह फंडामेंटल राइट्स का ही एक्सटेंडेड रहेगा सेकंड टॉपिक, जिसमें अपन पूरे की पूरी फंडामेंटल राइट्स को खत्म करेंगे। देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स में पिछले बार अपन ने आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक फिनिश किया था। ये जो रहती हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर आती हैं, जिसमें अपन ने अलग अलग फ्रीडम देखा था। जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, यदि आप अरेस्ट हो जाते हो तो आपको क्या प्रोविजंस मिलता है। यदि कोई कन्वेक्शन हुआ है किसी का कोई गलती से, तो भी उसके पास राइट्स हैं। ये सब अपन ने देखा था। अब इसके नेक्स्ट सेगमेंट में जो आर्टिकल नंबर 23 से 24 है, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि किसी भी नागरिक का शोषण ना हो। और खासकर वल्नरेबल सेगमेंट में ये दो राइट बहुत क्लियरली बात करती है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ये नेक्स्ट फंडामेंटल राइट का ग्रुप है जिसको अपन इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आप देखो आर्टिकल 23 क्या बोलता है। किसी भी तरीके का ट्रैफिकिंग नहीं परमिट है, यानी कि ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिक बिल्कुल ही बैन है, नंबर 1। और साथ ही साथ किसी भी तरीके का फोर्स्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही परमिटेड नहीं है। ये बहुत ही क्लियर करा गया है। और इसी से एसोसिएटेड कई सारी प्रैक्टिसेस है, जैसे कि टेंपल में देवदासी प्रथा की जाती थी, वो सब भी इसी के तहत बैन हो चुकी है। और दिस इज द बेसिक राइट। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच लेजिस्लेशन was enacted by the parliament to give effect to the article 23। अब जैसे कि अपन ने प्रीवियस में देखा है, जैसे कि 21A में देखा है, और ऐसे ही अपन ने आर्टिकल 17 में देखा है कि क्या लिखा रहता है, सीधा सीधा पार्लियामेंट को एक लॉ एनैक्ट करना पड़ेगा इस फंडामेंटल राइट के लिए। ऐसा ही 23 में भी लिखा गया है कि सरकार एक पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगा जिससे ट्रैफिकिंग जो होगी कंट्रोल की जाएगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा लॉ इसके तहत पार्लियामेंट ने एनैक्ट किया, तो वो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इस लॉ के तहत क्या है, ट्रैफिकिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस घोषित किया गया है और बहुत सारे लोग जितने भी रैकेट में इन्वॉल्व हैं सबको सीवियर पनिशमेंट के लिए इंपोज किया गया है। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया। बट ध्यान रखिएगा यहां पर एक एक्सेप्शन दी गई है कि जहां पर फोर्स्ड लेबर कभी भी लागू नहीं हो सकता, वहीं पर एक एक्सेप्शन ये है कि सरकार यदि चाहे तो पब्लिक वेलफेयर के कारण कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स में लोगों से कंपलसरी सर्विसेज ले सकती है। तो ऐसा बहुत जगह आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल सबसे जो कॉमन एग्जांपल है, इजराइल आता है, जहां पर इजराइल गवर्नमेंट कुछ समय की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस लेती है। सभी के सभी सिटीजन्स को, पर्टिकुलरली मेल को, 1 साल जरूर मिलिट्री में सर्व करना होता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे कानून में भी, हमारे संविधान में भी है जो परमिट करता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपलसरी सर्विस, यही आर्टिकल 23 में जो कंपलसरी सर्विस सरकार इंपोज कर सकता है उसकी बात कर रहा है। कैन बी इम्पोज बाय द स्टेट ऑन द सिटीजन्स। ठीक है, कौन कौन सी सर्विस को, कंपलसरी सर्विस को गवर्नमेंट इंपोज कर सकता है सिटीजन पर। कंपलसरी मिलिट्री सर्विस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर, बिल्कुल सही बात है। कंपलसरी पार्टिसिपेशन इन रिलीफ वर्क, यदि कोई मेजर नेचुरल डिजास्टर होता है तो सरकार पार्टिसिपेट करवा सकता है। कंपलसरी वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। बट एक बात जो बहुत जरूरी ध्यान रखना है, जब भी ये वर्ड कंपलसरी सर्विस यूज होता है तो यहां पर सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कंपलसरी सर्विस के तहत किसी भी रैंडम एक कास्ट को, जैसे कि सारे के सारे एसटी को बोला जाए कि आप सर्विस करो, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसमें कोई वैलिड क्राइटेरिया होना चाहिए, उसी क्राइटेरिया के बेसिस पर सारे लोगों से यूनिफॉर्म तरीके से कंपलसरी सर्विस कराना पड़ेगा। दैट इज अ बेसिक आइडिया। सो लिखा गया है कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, पब्लिक गुडविल के कारण, पब्लिक वेलफेयर या पर्पस के कारण ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये चाइल्ड लेबर को बैन करता है इंडिया में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द एज बिलो विच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोहिबिटेड इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज। तो वो कौन सी एज है, तो दैट इज 14 years of age। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। आर्टिकल 24 में हजार्डियस इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर 14 से कम परमिटेड नहीं है। बट यहां पर यह भी लिखा गया है कि यदि कोई नॉन हजार्डियस इंडस्ट्रीज है
उसमें वर्क करना परमिटेड है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया। बट उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट आया है। उस एक्ट के तहत किसी भी पर्सन से जो 14 साल यानी कि चिल्ड्रन से जो 14 साल से कम है उसे एम्प्लॉयमेंट कराना परमिटेड नहीं है बिलो द ईयर 14 ईयर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 14 से कम में सिर्फ और सिर्फ हजार्डियस में काम नहीं कराया जा सकता। बट लेटर ऑन यदि आप लीगल या स्टेचरी बात पढ़ोगे तो स्टेचरी यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट है उसके तहत क्या है कि 14 ईयर्स से कम में अब कोई भी काम नहीं कराया जा सकता इंडिया में। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये अगली फंडामेंटल राइट है जो अपन ने देखा था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बेसिकली ये जो है राइट दो तरीके की राइट मेजरली देती है, एक देगी इंडिविजुअल को और दूसरी तरफ देगी जो पूरी की पूरी रिलीजियस डिनोमिनेशन है। इंडिविजुअल की यदि अपन बात करें तो इंडिविजुअल क्या होता है कि उसे अपना धर्म जो है प्रैक्टिस करने का, उसे अपने मन में उस धर्म को बेसिकली कॉन्शियंस में लाने का, और बाद में वो चाहे तो उसे प्रोफेस कर सकता है, उसे प्रोपगेट कर सकता है, नहीं लोगों में फैलाने के लिए कर सकता है, उसके विचारधारा डिस्कस कर सकता है। यही है आर्टिकल 25 की, इंडिविजुअल को ये सारी राइट मिलती है। जबकि आर्टिकल 26 में अपन बात करेंगे डिनोमिनेशन यानी कि पूरे के पूरे धर्म का जो एज एन इंस्टीट्यूशन है उनको क्या क्या राइट्स मिलती है। तो उनको मिलेगा कि आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हो, धर्म बनाने के लिए इंस्टीट्यूशंस बना सकते हो और उन इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हो, इस तरीके की राइट्स। तो 25 में क्या है, सारी की सारी इंडिविजुअल राइट, फ्रीडम टू ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन, बिल्कुल सही बात है, आप अपने आचरण में उस धर्म को मान सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको प्रोपगेट कर सकते हो, लोगों में फैला सकते हो। बट फैलाना मतलब फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। फैलाना मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहे हो कि ये धर्म ऐसा होता है, आप किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करा सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। दिस इज आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम टू प्रोफेस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फ्रीडम टू प्रोपगेट। जैसे कि पिछले सीरीज में अपन ने पिछले वीडियो में बात किया था कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है। तो यहां पर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि इसके तहत आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि आप अपने धर्म को प्रोफेस प्रैक्टिस करने के नाम पर दंगे फैला रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसे ही मोरालिटी और हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये सब चीजों का यानी हनन होता है तो आपकी फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन में सरकार रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26, जो मैंने आपको बताया क्या होगा, पूरे के पूरे रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए होगा कि इनको भी एक पूरे धर्म एज एन इंस्टीट्यूशन की तरफ क्या क्या राइट्स मिलती है। तो क्या कर सकते हैं, ये अपना खुद इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद इसके खुद के सारे अफेयर्स को रेगुलेट कर सकते हैं, ये इसके जरिए प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं। ये एज अ धर्म एज अ ग्रुप की ये राइट्स मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे which of the following statement is true regarding the freedom from taxation for promotion of a religion। अब आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि टैक्सेशन रिलीजन से रिलेशन में कोई भी टैक्सेशन ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार इंपोज करे किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फैलाने के लिए। यानी कि आप समझिए यहां पर दो बात सामने आ रही है कि सबसे पहले यदि अपन टैक्सेशन की बात करें तो क्या सरकार रिलीजियस चीजों में टैक्स लगा सकती है, बिल्कुल यस लगा सकती है। दूसरा आ सकता है, क्या उस टैक्स को यूज करके वो रिलीजियस बातों को प्रमोट कर सकती है, बिल्कुल प्रमोट कर सकती है। लेकिन यहां पर एक अंतर आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर ऐसा नहीं कि उस टैक्स से किसी एक धर्म को प्रमोट कर रही है, नहीं, यदि वो पैसे को यूज करना है तो सारे धर्म को इक्वली यदि सरकार प्रमोट करती है तब बात सही है। तो देखते हैं फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन क्या है। द स्टेट कैन नॉट इंपोज एनी टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। एक पर्टिकुलर धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए सरकार टैक्स नहीं लग सकती है। लेकिन यहां पे ऑल यदि होता या इक्वल अमाउंट होता तो स्टेटमेंट सही हो जाता। तो मतलब वो
सो कैन नॉट इम्पोज है, तो ये स्टेटमेंट सही है। द स्टेट कैन लेवाई रीजनेबल फीस फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। देखिए टैक्स और फीस में अंतर होता है। फीस मतलब होता है जैसे कि आपका रिलीजियस एक सर्विस सरकार प्रोवाइड करी है तो उसके बदले में फीस ले सकती है, बिल्कुल, क्योंकि वो फीस से आपका रिलीजियस जो भी मंदिर है, मस्जिद है या उसके आसपास के एरिया को ही मेंटेनेंस किया जाएगा। तो फीस जो होती है, जो सरकार कुछ काम करती है उसके बदले चार्ज कर सकती है, तो फीस बिल्कुल चार्ज की जा सकती है। टैक्सेस कलेक्टेड कैन बी यूटिलाइज फॉर प्रमोशन इक्वली फॉर प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन, ये बात अपन सही बात कर चुके हैं कि सारे धर्म को प्रमोट करने के लिए यूटिलाइज की जा सकती है। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बट आप ये याद रखिएगा किसी भी एक पर्सन को कंपल्सरीली आप रिलीजियस टैक्स करने के लिए नहीं इंपोज कर सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टिकल 28 में। अब मान लीजिए कोई कोई पर्सन है, कोई सिटीजन है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, तो उसको आप जबरदस्ती उनसे प्रार्थना नहीं करा सकते कि इस धर्म की आप पूजा करो। यानी कि कोई भी स्टेट यहां पे मतलब हो रहा है कोई भी गवर्नमेंट, नेशनल या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एडेड कोई भी एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है, उन पर कंपलसरी आप किसी को भी उनके कंसेंट के बिना पूजा या किसी रिलीजियस सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये मुझे क्या दे रहा है, राइट दे रहा है कि मैं एज एन इंडिविजुअल रिलीजियस प्रेयर्स में पार्टिसिपेट ना करूं, रिलीजियस सेरेमनीज में ना पार्टिसिपेट करूं बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के। दैट इज अ बेसिक आइडिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो आर्टिकल 29 और 30 है, ये माइनॉरिटीज के लिए स्पेसिफिकली कुछ राइट्स देता है। जैसे कि अभी अपन ने क्या किया, रिलीजन के लिए बात किया, रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए बात किया, और इसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए जब अपन बात करें, ऐसे ही कुछ राइट्स जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो यानी कि लैंग्वेज के बेसिस में माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, दोनों को दोनों इंडिविजुअल राइट्स मिलती है। तो पिछले में जैसे अपन ने बात किया था, कुछ इंडिविजुअल राइट्स मिलेगी, कुछ कलेक्टिव राइट्स मिलेगी, वैसा ही इसमें भी है। तो सबसे पहले आर्टिकल 29 में है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। क्या इंटरेस्ट होगा, सबसे पहले इंडिविजुअल होगा और दूसरा क्या होगा, कलेक्टिव राइट्स। तो इंडिविजुअल राइट्स क्या होगा, यदि कोई माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो एडमिशन में हो चाहे जॉब में हो। दिस इज इंडिविजुअल राइट। यदि कलेक्टिव राइट्स बोले तो जो माइनॉरिटी है, जिनकी खुद का एक लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्ट है, ऐसी कोई भी माइनॉरिटी जो है वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है। दैट इज द बेसिक मतलब ऑफ आर्टिकल 29। सिंपल सी बात है, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल राइट्स। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 30, ये भी माइनॉरिटी से एसोसिएटेड है। माइनॉरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, माइनॉरिटी राइट्स को, एक आर्टिकल के द्वारा जो बोलता है कभी भी यदि कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलरली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सरकार लेती है तो वहां पर आपको कंपलसरी कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये इसीलिए आया क्योंकि आपको याद होगा कि अपन ने पढ़ा था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी जो थी उसे हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से और उसे एक लीगल राइट बना दिया गया। तो अब लोगों के मन में डर आया कि यदि इसे हटा दिया गया तो जो माइनॉरिटीज की प्रॉपर्टी है उसे सरकार कैप्चर कर सकती है, उसे ले सकती है, टेक ओवर कर सकती है और उसका कंपनसेशन भी ना दे। इसी को बंद करने के लिए क्या हुआ, बेसिकली ये सजेस्ट किया गया ताकि जो माइनॉरिटी राइट्स हैं प्रोटेक्टेड रहें, और माइनॉरिटी की यदि कोई भी प्रॉपर्टी लेती है सरकार तो उन्हें कंपलसरी मार्केट कंपनसेशन दिया जाए। तो ये कौन से क्लॉज में इंट्रोड्यूस हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जब राइट टू प्रॉपर्टी हटी उसी समय ये माइनॉरिटी के लिए भी क्लॉज ऐड हो गया था कि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी जब भी होगी तो उन्हें कंपनसेशन मैंडेटरली दिया जाएगा। कौन से आर्टिकल के अंदर, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो दैट इज द बेसिक आइडिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 फिर से कलेक्टिव राइट्स के बारे में बात करता है कि जो माइनॉरिटीज हैं अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जो राइट अपन ने बेसिकली रिलीजन के टर्म्स में देखा था, वैसे ही उस रिलीजन में क्या क्या राइट्स होती है, एक एडमिनिस्टर कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन, स्टैब्लिश कर सकते हैं, उससे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, इसी तरीके की राइट्स हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
इसमें अपन पहुंच गए हैं। तो ये क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये समझना आपको जरूरी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर टू। ये जो फंडामेंटल राइट है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंपल ये है कि जब भी आपकी जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे अपन ने देखा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू माइनॉरिटीज, ये सब सारी राइट्स हैं, इनका यदि कभी भी हनन होता है, इनका यदि कोई उल्लंघन करता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन है कि आप सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि सरकार मेरी जो फंडामेंटल राइट्स है ये हनन हो रही है और आप इसके लिए जो भी हनन किया है उसके ऊपर ऑर्डर लाओ और मेरी फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करो। इतना ज्यादा एम्पावरमेंट है आर्टिकल 32 के अंदर, इसीलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो द एबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट गलत, द राइट टू रिड्रेस अगेंस्ट वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स गलत, क्या है? फंडामेंटल राइट्स के लिए ये सॉल्यूशन है। द राइट टू ऑब्टेन रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। रिट्स मतलब होता है एक तरीके का लीगल ऑर्डर जो कोर्ट जारी करता है। तो कभी भी किसी की फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट होगी तो कौन करेगा? बट रिट्स कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर क्लियर नहीं है तो देखते हैं अपन ऑप्शन, द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इशूइंग डायरेक्शंस ऑन ऑर्डर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, दिस इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट। थर्ड वाले में यदि सुप्रीम कोर्ट लिखा होता तो वो सही हो जाता। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, विच आर्टिकल वॉज रिफर्ड टू बाय डॉक्टर अंबेडकर एज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खुद आत्मा है उस तरीके का। तो वो उन्होंने कहा था आर्टिकल नंबर 32 के लिए ही। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि उनका मानना था कि राइट्स सिर्फ देने से नहीं प्रोवाइड होती है। यदि राइट्स को मान लो आपने प्रोवाइड किया और उनका हनन हो रहा है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि इस राइट्स को वापस से रिस्टोर किया जा सके। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास एक सिटीजन, एक आम आदमी मूव कर सकता है और इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स क्या रहेंगी? एक्चुअली इंप्लीमेंटेबल रहेगी ग्राउंड लेवल पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैच द रिट्स विद देयर मीनिंग। अब ये जो रिट है ये अभी अपन ने देखा आर्टिकल नंबर 32 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर्स होते हैं जिसमें वो लीगल ऑर्डर्स जारी कर सके ताकि जिसकी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, उसे वो ऑर्डर करके कंट्रोल कर सकें और उसकी राइट्स को हनन ना होने दे। तो ऐसी जो मेजर है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे रिट्स। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या होता है कि सिंपल शब्दों में यदि किसी भी पर्सन को डिटेन किया जाए, किसी भी पर्सन को जेल में डाला जाए या कहीं पर भी प्रिजन में भी डिटेन किया जाए, तो होगा क्या कि उसे 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा और कोर्ट ये देखता है क्या उसे लीगली डिटेन किया गया है। यदि लीगली डिटेन किया गया है तो उसे कंटिन्यू किया जा सकता है जेल में, अदरवाइज उसे छोड़ना पड़ेगा। तो 24 घंटे के अंदर ये करना पड़ेगा। So preventive exit, so this is order to produce a detained person before the court। 24 घंटे के अंदर उस डिटेन्ड पर्सन को कोर्ट के सामने लाना पड़ता है। ये ऑर्डर किसको जारी किया जाता है? जिस भी ऑफिसर ने डिटेन किया है उसको ये कोर्ट ऑर्डर जारी करता है। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस आप ऐसे समझो, डिराइव होता है वर्ड मैंडेटरी से। मैंडेटरी मतलब क्या होता है? कंपलसरी। तो यदि कोई भी सरकारी ऑफिसर या सरकारी पोस्ट में है और वो काम नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते हैं? कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि आपको मैंडेटरी काम करना है। तो कमांडिंग टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटीज, जो कोर्ट है कमांड कर सकता है उस ऑफिशियल को कि भैया ये तुम्हारी ड्यूटी है, इसे काम करो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? बिल्कुल मैंडेटरी का उल्टा होता है। यानी कि प्रोहिबिशन मतलब कि तुम जो काम कर रहे हो वो तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन जो तुम्हारा जो ऑर्डर देने की सीमा है उसके पार जा रहा है, तो इस पर तुम रुक जाओ, इस पर ऑर्डर मत करो। ये एक तरीके से रोक है या स्टे है जो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पर या क्वासी जुडिशियल या जुडिशियल बॉडीज पर लगाता है। वही है एक और है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो मतलब कि कोई भी ऑफिसर है वो एक सरकारी पोस्ट, एक ऐसी पोस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है यानी कि सब्सटैंसिव पोस्ट है, वो क्या करेंगे? उस पोस्ट का आप कैसे होल्ड कर सकते हो, किस अथॉरिटी से आप ये पोस्ट होल्ड करते हो, ये कोर्ट पूछ सकता है। यानी कि
ये किस लिए है? ताकि कोई भी सरकारी पोस्ट को कोई गलत तरीके से उस पर ना बैठा रहे, कब्जा ना कर ले। सो दिस इज इंक्वायरी इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पब्लिक ऑफिस, यानी कि ऑन व्हाट अथॉरिटी तुम ये ऑफिस पर बैठे हो, ये पूछा जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो इसी को अपन थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। हैबियस कॉर्पस तो अपन ने ऑलरेडी देखा भी था पहले कि 24 घंटे के अंदर क्या रहेगा, कोर्ट के सामने पेश करना है, और इस 24 घंटे में ट्रैवलिंग टाइम भी इंक्लूडेड है। यानी कि यदि 6 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है तो आपको इंक्लूडिंग 6 घंटा पहले से अरेंजमेंट करना पड़ेगा और इसके अंदर कोर्ट के सामने पेश करा जाना चाहिए। और फिर लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन डिराइव की जाएगी। यदि लीगैलिटी गलत लगती है तो कोर्ट क्या करेगा, उसको फ्री करने का ऑर्डर जारी करेगा। नेक्स्ट अपन मैंडेमस भी देख लिए। मैंडेमस यानी कि काम करना आपके लिए मैंडेटरी है, आप एक सरकारी ऑफिसर हो, आपके लिए काम करना मैंडेटरी है। तो कोर्ट इसको किस किस बॉडीज को ऑर्डर दे सकता है, तो कोई भी पब्लिक बॉडी, जैसे कि मान लो पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, ये काम नहीं कर रही है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि तुम्हारी ड्यूटी है ये तुम काम करो। कोई कॉर्पोरेशन है, कोई लोअर कोर्ट काम करने से मना कर रहा है, या कोई ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिजोल्यूशन के लिए कोई ट्रिब्यूनल बनाती है सरकार, या मान लो जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इन्वायरमेंटल केसेस को डिस्पोज नहीं कर रहा है, तो कोर्ट इसको ऑर्डर दे सकती है भैया तुम्हारी ड्यूटी है तुम करो। दैट इज अ मैंडेमस। प्रोहिबिशन बिल्कुल उल्टा होता है कि तुम अपने जुरिस्डिक्शन, अपने अधिकार से ज्यादा आगे बढ़े हो तो रुक जाओ। तो ये किसको ऑर्डर दे सकती है, पर्टिकुलरली क्वासी जुडिशियल या जुडिशियल। नॉर्मली जुडिशियल बॉडीज ही अपने जैसे ऑर्डर के बाहर ना दें। जुडिशियल यानी कि कोर्ट कोई भी हो सकता है, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के जो होते हैं। क्वासी जुडिशियल मतलब नॉर्मली ये होते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप होते हैं जिनके पास जुडिशियल पावर्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, तो ये केसेस डील करता है सिविल सर्वेंट्स को लेकर। ऐसे ट्रिब्यूनल्स को बेसिकली ये ऑर्डर दिया जा सकता है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है सर्ट्यूरारी। सर्ट्यूरारी बिल्कुल ही उल्टा है प्रोहिबिशन का। जहां प्रोहिबिशन में क्या होता है, कोर्ट बोलती है कि आप स्टॉप हो जाओ, आप अपने ऑर्डर से, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हो। सर्ट्यूरारी में क्या होता है कि बेसिकली मान लो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया कि आपका जो केस है वो ऑर्डर आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है, तो दिस वाज प्रोहिबिशन। लेकिन सर्ट्यूरारी जो है प्रोहिबिशन से एक स्टेप आगे जाता है। तो यहां सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा हाई कोर्ट को कि ये आपके ऑर्डर से बाहर जा रहा है, इसलिए आप रुक जाओ और ये केस हम अपने आप ले ले रहे हैं, हमारे को ट्रांसफर कर दो। दिस इज नोन एज सर्ट्यूरारी, ताकि लीगल रिजोल्यूशन भी हो सके उस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट यदि अपन बात करें क्वो वारंटो का, तो किस अथॉरिटी से आपने ये ऑफिस होल्ड किया है सरकारी, ये किसके लिए अप्लाइड होता है, सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस के लिए। जो सरकारी ऑफिस हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता हो, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो, ड्यूटीज डिफाइंड है, उन सारे ऑफिसर्स के लिए ये किया जा सकता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द रिट जुरिस्डिक्शन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिट जुरिस्डिक्शन अभी अपन ने देखा, ऐसे ही यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो दो आर्टिकल में रिट जुरिस्डिक्शन का मेंशन है। एक है आर्टिकल नंबर 32 और दूसरा है आर्टिकल नंबर 226। जो आर्टिकल नंबर 32 है वो एक फंडामेंटल राइट है जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जो अभी अपन ने 5 टाइप के रिट्स देखे, और 226 में हाई कोर्ट रिट्स को इशू कर सकता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन एक बात है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इशू के रिगार्डिंग रिट्स जारी कर सकता है, वहीं हाई कोर्ट क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों को एनफोर्स करने के लिए रिट्स इशू कर सकता है। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से रिट जुरिस्डिक्शन के टर्म्स में ज्यादा है, क्योंकि हाई कोर्ट लीगल राइट्स के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो अब देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही लीगल ऑर्डर जारी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के साथ फंडामेंटल राइट्स के लिए भी जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट हैज वाइडर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑन इशू ऑफ रिट्स कंपेयर टू हाई कोर्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होंगे वो क्या रहेंगे, थ्रू आउट इंडिया वैलिड रहेंगे, वहीं पर हाई कोर्ट के ऑर्डर क्या रहेंगे, उसी पर्टिकुलर स्टेट
के अक्रॉस वैलिड रहेंगे। इसी वजह से टेरिटरी के टर्म्स में सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है हाई कोर्ट में इन कंपैरिजन टू रिट्स। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ रिट्स। रिट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, इनको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, जरूर आपसे बनेगा और बहुत ही बेसिक्स हैं, आपको क्या होता है जानने की जरूरत है। नेक्स्ट है व्हाट्स आर्टिकल 33 मेन पर्पस। 33 क्या होता है कि देखो अब फंडामेंटल राइट्स सबको दी गई है, लेकिन यहां से आप देखोगे 32 से आगे के जितने भी आर्टिकल्स अपन फंडामेंटल राइट्स में पढ़ रहे हैं वो बेसिकली लिमिटेशंस हैं, किन किन कारणों पर लिमिटेशन लगाई जा सकती है फंडामेंटल राइट्स में। तो सबसे पहले 33 में क्या कहा गया है कि यदि कोई मिलिट्री से एसोसिएटेड है, जैसे कि हो सकता है वो सीआरपीएफ हो सकता है पुलिस हो सकता है एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सब से हो, तो क्या कर सकते हैं, उनकी फंडामेंटल राइट्स पर लिमिटेशंस लगा सकती है पार्लियामेंट। क्यों लगा सकती है? क्योंकि बेसिकली ये इंपॉर्टेंट कंट्री एसोसिएटेड काम करते हैं जिससे भारत की सिक्योरिटी के इंप्लीकेशंस आते हैं। इस वजह से क्या कर सकते हैं, सरकार इनको एक्ट बनाकर बोल सकती है कि ये सीधा सीधा आके मीडिया से बात ना करें, ऐसे कुछ प्रोविजंस ला सकते हैं। तो ये क्या करेगा, फंडामेंटल राइट्स पे रोक लगाएगा मिलिट्री पर्संस की। तो लिमिट सर्टेन राइट्स फॉर आर्म्ड पर्संस, दिस इज द बेसिक्स। सो इसी के तहत आप देखोगे आर्मी एक्ट बना है, नेवी एक्ट बना है, और यदि आप देखोगे कि यदि मान लो आर्मी का कोई पर्सन सीधा सीधा आकर मीडिया में बात करता है और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल लीक करता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस माना जाता है, क्योंकि एक तो ये अपनी हायरार्की के अगेंस्ट गए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट गए, तो ये एक प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस माना जाता है आर्मी में। आर्मी में कम प्रॉब्लम होती है, ये जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है ऐसा होता है सीएपीएफ में। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में, पर्टिकुलरली बीच में वीडियोस आए थे जब कुछ जवानों ने ओपनली आके सोशल मीडिया में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर किया था कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है सीनियर्स के द्वारा। तो इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम होती है कि सीएपीएफ जो है वो आईपीएस हेड करते हैं, और आईपीएस जो होते हैं वो सिविल सर्विसेज से रिक्रूट होते हैं, वहीं ये जो पर्सन है ये अलग चीज के हो जाते हैं, आर्म्ड पर्सन हो जाते हैं, इसीलिए ये डिफरेंस आता है। तो सीएपीएफ का माना जाता है ग्रीवेंस रिड्रेसल सॉल्यूशन थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा कम है, इनके पास जो राइट्स है और ज्यादा कंस्ट्रेंड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ सिंपल सी बात है, यदि मान लो जो सिंपल राइट सिस्टम है उसमें इशू आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं सरकार, जो क्या कर सकती है, सिंपल और सिंपल मिलिट्री रूल को ला सकती है, इसे कहा जाता है बेसिकली मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ में क्या होता है, बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स जो ओपनली अवेलेबल हैं वो क्या होती हैं, रेस्ट्रेंट हो जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आफ्स्पा एक्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में इंपोज है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। और इसके तहत क्या होता है, यदि किसी भी पर्सन को आर्मी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मिल जाता है, जैसे कि वो किसी भी पर्सन को शूट कर सकती है बिना ऑर्डर्स के, किसी भी पर्सन को डाउट के बेसिस में सिंपल इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ऐसे पावर्स मिल जाते हैं। और इसी की वजह से जो आम जनता के जो फंडामेंटल राइट्स हैं रिस्ट्रेंट हो जाती है मार्शल लॉ की वजह से। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 31B। 31B क्या बोलता है, यदि कोई भी आर्टिकल को, कोई भी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए, अपन 9th शेड्यूल के बारे में पढ़े हैं कि जहां पर जुडिशियल रिव्यू का पावर छीन लिया जाता है, तो जुडिशियल रिव्यू इस 31B के अंदर किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो वहां पर जुडिशरी उस आर्टिकल में इन्वेड नहीं कर सकती, उसे इंक्वायर नहीं कर सकती, भले ही वो फंडामेंटल राइट्स को के अगेंस्ट हो, फंडामेंटल राइट्स को किसी की ले रहा हो तब भी। दिस इज द बेसिक्स। बट यहां पर भी एक केस आया था, कोइल्हो केस बहुत फेमस है 2007 का। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कहीं पर भी ब्लैंकेट बैन नहीं हो सकता, यानी कि जरूरत पड़ने पर हम एग्जामिन कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी लॉ को इसके अंदर डाल दो 9th शेड्यूल के अंदर और हम उसे एग्जामिन ना करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। देखेंगे अपन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में। तो यानी कि ये जो बेसिक स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अगेंस्ट है, तो हमारे पास यानी कोर्ट के पास राइट है कि वो लॉ को एग्जामिन कर सकती है।
तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट नॉट एनुमरेटेड अंडर द फंडामेंटल राइट्स। अब ध्यान रखिएगा, जब अपन राइट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फंडामेंटल राइट्स जो अपन ने अभी पढ़ी, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के बाहर भी दी गई है, जो हमारे संविधान में लिखी गई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें में से कौन सी राइट ऐसी है जो फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन फिर भी हमारे संविधान में दी गई है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये अभी अपन ने देखा आर्टिकल 32 के अंदर दी गई है, ये एक फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सही है। राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या था, पहले ये फंडामेंटल राइट थी, अपन ने देखा। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे आर्टिकल 300 में मूव कर दिया गया है, तो ये भी सही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये भी अपन ने देखा आर्टिकल नंबर 23 और 24 में दी हुई है फंडामेंटल राइट। तो आंसर क्या होगा, ये दोनों, राइट टू प्रॉपर्टी और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखिए इसके अलावा कुछ और राइट्स हैं जो आप देखो दी गई है, कि सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक लीगल राइट बन चुकी है, ये हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 300A में ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसमें क्या कहा गया है, यदि आपकी प्रॉपर्टी ली जाती है तो वो और सिर्फ एक लॉ के तहत ली जाएगी। यदि ऐसा ही बात करें, आर्टिकल नंबर 265 में लिखा है यदि कोई भी टैक्स इंपोज किया जाता है तो ऐसा नहीं कि कोई भी इंपोज करे, बट उसके लिए सिंपल जो अथॉरिटी जो है वो ही टैक्स इंपोज कर सकती है। यानी कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा, उस लॉ बनाने के बाद ही रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को टैक्सेशन का पावर मिलेगा। और ऐसे ही जो ट्रेड और कॉमर्स है वो फ्री रहेगा पूरे के पूरे कंट्री में। दैट इज अ बेसिक्स। ये एक्स्ट्रा कुछ राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के आउटसाइड हैं बट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। अब इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है, छोटा सा फंडामेंटल राइट्स। अपन ने पहले बात की थी कि जो दो तरीके के लोग होते हैं, एक सिटीजन होता है और एक एलियन होता है। तो यदि फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स सारी की सारी सिटीजन्स को तो मिलती ही है, बट बहुत सारी ऐसी राइट्स हैं जो एलियंस को भी मिलती हैं, यानी कि जो इंडिया के सिटीजन नहीं है लेकिन जो फ्रेंडली एलियन हो, एनिमी एलियन ना हो, उन्हें भी ये फंडामेंटल राइट्स मिलती है। तो क्वेश्चन आता है कौन कौन सी राइट जो है एलियंस को, पर्टिकुलरली फ्रेंडली एलियंस को मिलती है। तो 22 से 28 जितनी भी अपन ने राइट्स पढ़ी हैं कि उनका क्या हो, कोई भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, 23-24 में अपन ने पढ़ा है। और उसके बाद जो रिलीजियस राइट है, यानी कि वो अपना धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। राइट टू 21A, यानी कि उन्हें भी 6 से 14 साल के बच्चों को उन्हें भी पढ़ाने का राइट मिलेगा। राइट टू लाइवलीहुड, उन्हें भी जीने का अधिकार है। 20 में भी बेसिकली अपन ने देखा था कि कोई ऑफेंस करेगा तो उसके रिगार्डिंग कुछ राइट्स हैं। और आर्टिकल 14 है इक्वालिटी का, यानी कि उन्हें बेसिकली इक्वालिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बाहर के सिटीजन्स हैं तो उन्हें हम डिस्क्रिमिनेट करें नॉर्मल सी और डेली अफेयर्स में। ये सारी जो राइट्स हैं ये एनिमी एलियंस को छोड़ के फ्रेंडली एलियंस को तो मिलती ही मिलती है। तो इसी के साथ हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। इनके बाद यदि अपन बात करेंगे तो दो और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं बहुत जल्दी से पॉलिटी के वाइंड अप होने शुरुआत हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।